आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का एक बिल्कुल नया फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये आपकी पहली ही यूनिट है और सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस यूनिट को फिर से जो है हम लोगों ने ऐड कर दिया है। पिछले साल ये यूनिट हमारे पास में नहीं थी, इसको 11th क्लास में ऐड कर दिया था सीबीएसई ने। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात कि हम लोगों ने कभी मैटर पढ़ा था, है ना। मैटर, आप लोगों ने कभी मैटर पढ़ा होगा। तो मैटर क्या होता था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास इज नेम्ड एज द मैटर। ठीक है, लेकिन मैटर को हम लोगों ने दो तरीके से क्लासीफाई भी किया था, यदि आपको याद हो तो। एक तो हम लोगों ने फिजिकल क्लासिफिकेशन दिया था उसको, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा जो हम लोगों ने लिया था बेटा वो था हमारे पास में केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और फिजिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे हमारे पास जो मैटर को हम लोगों ने डिफाइन किया था वो क्या था हमारे पास में? एक था हमारे पास में सॉलिड, दूसरा था हमारे पास में लिक्विड। ठीक है, लिक्विड। तीसरा था हमारे पास में बेटा गैस। फिर आपने पढ़ा होगा बोस आइंस्टीन स्टेट, प्लाज्मा स्टेट पढ़ा होगा। और बेसिकली आपने गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट जो है आप लोगों ने 11th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, इस क्लास में हमें जो है बेसिकली पढ़ना क्या भैया? सॉलिड स्टेट पढ़ना है। ठीक है, फिजिकली क्लासिफाइड हम लोग मैटर को करेंगे तो हमारे पास मैटर 4-5 तरीके से मिलेगा। कौन कौन सा? प्लाज्मा स्टेट, बोस आइंस्टीन स्टेट। ठीक है, उसके बाद में क्या? गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। ये दोनों चीज़ें आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही ये हमें पढ़ना है। ठीक है, सॉलिड स्टेट। तो आइए हम लोग बात करते हैं किसकी? सॉलिड स्टेट की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हमारे पास में सॉलिड है क्या, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सॉलिड? आप लोग बड़े आसानी से कह सकते हैं सॉलिड सर डेफिनेट वॉल्यूम वाला होता है, डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, रिजिड होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, ये सभी आप बता दोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सॉलिड को डिफाइन करना है, आप मुझको बताते हैं प्रॉपर्टीज़, है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि भैया कि बुखार क्या है, ठीक, और आप मेरे को बता रहे हैं सर बुखार के सिम्टम्स क्या हैं। तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू दीज थिंग्स। ठीक है, अच्छा, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले डिफाइन करना है ऑन द बिहाफ ऑफ द IUPAC रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो IUPAC की रिकमेंडेशन पकड़ते हैं 1993 रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC। ठीक है, ज़्यादा मैं बड़ी बातें नहीं करूँगा, छोटी सी बात ही करूँगा। चलो, सॉलिड किसको कहेंगे? ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड, said to be solid if its melting point is above the room temperature, above the room temperature। ठीक है, अब कहोगे सर ये क्या बात कही आपने? ठीक है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात IUPAC रिकमेंड करके दे रहा है। ठीक है, अच्छा, तो सॉलिड किसको कहें? देखो जैसे मेरे पास में मेरा मार्कर है, ठीक है, मोबाइल है, फ़ोन है, कुछ भी है XYZ। ठीक है, वो सॉलिड कब है? जब उसका मेल्टिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर होगा, तब वो सॉलिड कहलाएगा। अरे सॉलिड कंप्रेसिबल भी होते हैं और इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं। ठीक है, हाँ, सॉलिड को भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है, आगे वही बात भी करेंगे। ठीक, तो हमारे पास में किसको बोलेंगे भैया? सॉलिड जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा अबव द रूम टेम्परेचर हो। ठीक है ना, अबव द रूम टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने रूम टेम्परेचर कितना है भैया अपने पास? मान रूम टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस। अब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी सब्सटेंस है, वो सॉलिड तभी कहलाएगा जब उसका मेल्टिंग पॉइंट, खुद का मेल्टिंग पॉइंट जो है इस टेम्परेचर से ऊपर हो। आप भी सॉलिड है, मैं भी सॉलिड हूँ, सब सॉलिड है। ठीक है ना, लेकिन सॉलिड हम किस शर्त पे बनेंगे? जब हमारा मेल्टिंग पॉइंट इससे ऊपर होगा। बात समझ में आ गई होगी शायद आप लोगों को अब। ठीक है, हाँ, अब आप बता सकते हो प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप बता सकते हो। ठीक, तो ये कुछ छोटी सी बात थी। और ऐसी लिक्विड किसको बोला जाएगा? ठीक है, लिक्विड किसको बोला जाए? लिक्विड इज ए केमिकल सब्सटेंस हुज मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो द रूम टेम्परेचर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे हो, 25 डिग्री से नीचे हो, उसको लिक्विड बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, अच्छा, आओ अब आगे बात करते हैं। सॉलिड्स के अंदर में क्या होता है कि वहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, दे पोसेस हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कैसे? तो देखो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मान लेते हैं सॉलिड्स के। दीज आर सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ओके,
तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। अब देखो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं ये, ड्यू टू द टाइटली पैक्ड, ठीक है, और इनके बीच में छोटा सा स्पेस खाली रह जाता है जिसको अपन लोग बोलते हैं एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस और वॉइड्स, ठीक है। जैसे कि आप है ना अपने हाथों की उंगलियों को मिला लीजिए, देखो ये दोनों हाथों की उंगलियां, इनको ऐसे मिला लो, देखो एक छोटा सा वॉइड दिखाई देगा आप सभी को। तो सॉलिड्स के अंदर वॉइड्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं कंपैरेटिव टू लिक्विड, कंपैरेटिव टू गैस, ठीक है। अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं भैया? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे? या तो एटम हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है, या फिर कोई मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत ज़बरदस्त तरीके का होता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि हमारे पास प्लस माइनस ऐसे करके कुछ है, ठीक है, या फिर मैं कह दूँ Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस ऐसे करके चलता रहेगा ये, ठीक। तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत ज़बरदस्त होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या देखने को मिलेगा? इनके बीच का एम्प्टी स्पेस जो होता है वो बहुत छोटा सा दिखाई देता है, और जब एम्प्टी स्पेस कम है तो क्या होगा इनके पास में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो है सभी जितने भी आपके पास में मेटल्स होते हैं बेसिकली सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, एक्सेप्ट मरकरी, ओके। अच्छा, तो यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई होगी। क्लोजली पैक्ड होते हैं ड्यू टू द हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर कब बोलूँगा? जब मॉलिक्यूल्स हो ये सभी, बात समझ में आ गई होगी। इंटर पार्टिकल फोर्स कब बोलूँगा? पार्टिकल कौन कौन हो सकता है? एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि एक बात तो सबको पता ही कि भाई सॉलिड के पास में डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या भाई, हमारे पास में सॉलिड्स जो होते हैं रिजिड होते हैं, ठीक, दे आर रिजिड, रिजिड नेचर होता है इनका। अब रिजिड क्यों है भाई? तो मैंने आपको बता दिया है। देखो क्या होता है कि जितने भी सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। अब इस टाइटली पैक्ड होने की वजह से क्या हुआ कि और वो भी पैक्ड क्यों है? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। मैं बार बार अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। देखो, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया इनके बीच में तो भाई हमें क्या देखने को मिला? अब इनके बीच का एम्प्टी स्पेस भी बहुत कम देखने को मिला। अब जितने भी सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जो हम जिनको कह रहे हैं दे आर रिजिड सॉलिड, जैसे ये दीवार हो गई, मेरे पास में बोर्ड हो गया, रिजिड है, तो इनके अंदर में एक चीज़ देखने को क्या मिलेगी कि आप है ना, ये अपनी पोजीशन पर से मूव नहीं करेगा। दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम दियर मीन पोजीशन बट ओनली ऑसिलेट ऑन दियर इट्स मीन पोजीशन। जैसे दीवार हो गया, दीवार में मैं भाई साउथ मूव का हीरो तो हूँ नहीं, मुक्का मारूंगा दीवार गिर जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो वाइब्रेट करेगी। तो जितने भी आपके पास में सॉलिड्स होते हैं बेसिकली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, या फिर आप सॉलिड की ही बात पकड़ के चलते हैं, तो उनमें क्या देखने को मिलेगा कि वो अपनी मीन पोजीशन पे है ना वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, लेकिन अपनी मीन पोजीशन को छोड़ के जा नहीं सकते। दैट्स वाई दे आर रिजिड, ठीक है। तो मैंने 3 रीज़न दी है आपको। पहली बात मैंने क्या बोली कि क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर क्यों आया? अट्रैक्शन से आया, ठीक है। अट्रैक्शन किस किस के बीच में भैया? एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी बात क्या लिखोगे कि दे आर नॉट फ्री टू मूव फ्रॉम दियर मीन पोजीशन, जस्ट ओनली ऑसिलेट ऑन इट्स मीन पोजीशन, दैट्स वाई दे आर रिजिड, ठीक है। इसलिए ये सभी के सभी रिजिड होते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स के पास में, वो क्या होगी? इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। जितने भी सॉलिड्स होते हैं आपके पास में सभी के सभी क्या होते हैं बेटा? इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक। अब कहोगे सर वाई सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल? रीजन अगेन सेम, आपका रीजन फिर से वही रहेगा। देखो, पहली बात क्या लिखेंगे अपन लोग भैया कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है। क्लोज पैक क्यों आया? फिर से अट्रैक्शन की वजह से आया, और उसकी वजह से क्या होता था? हमारा रिजिड होता था सॉलिड, और रिजिडिटी की वजह से ही हमारे पास में सॉलिड क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मैं आपसे ही कह दूं भाई आप इस मार्कर को दबा दोगे, नहीं सर कंप्रेसिबल तो नहीं है। दीवार को दबा दोगे, नहीं सर कंप्रेसिबल तो नहीं है। अच्छा, बोतल है, खाली बोतल, उसको दबा दोगे? हाँ सर दबा दूंगा। क्यों भैया? उसको क्यों दबा दिया? दीवार क्यों नहीं दबी तुमसे? कुछ तो लॉजिक होगा ना। वही बात यहाँ पर हमें समझनी होगी इस चैप्टर के अंदर में चल के, ठीक। गैसेस का क्या खेल है भैया? गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, लिक्विड भी कंप्रेसिबल होता है, लेकिन अपन लोगों के पास में सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता। तो उसके पीछे का रीज़न क्या देखने को मिला हम लोगों को कि सॉलिड कंप्रेसिबल क्यों नहीं है? तो वहाँ पर बात समझ में आएगी क्या? बोलो बोलो, क्या समझ में आएगी बात? क्योंकि वो रिजिड है, ठीक है ना। और रिजिड वाली कहानी पीछे तुम्हें पता है। तो ये कुछ बातें हैं सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास में यदि सॉलिड्स को क्लासीफाई किया जाए तो सॉलिड्स हमारे पास में होते हैं 2 तरीके के, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट,
ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन? एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अरेंजमेंट के बिहाफ पे हमारे पास में दो तरीके के सॉलिड्स मिलेंगे आपको, एक मिलेगा बेटा आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक मिलेगा आपको एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो आइए अब इसके अंदर में सीखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, अब अरेंजमेंट के ऊपर हमें डिफाइन करना है सॉलिड को, क्लासीफाई करना है सॉलिड को। तो अरेंजमेंट किसका देखना होगा हमें? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से थे? एटम, आयन और मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? एक तो होता है हमारे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है हम लोगों के पास में कौन सा? एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक। अभी मैंने एक बात बोली आप लोगों को कि मैंने आपको बोला कि भाई आपकी जो वॉल है, दीवार है, वो तो कंप्रेसिबल ही नहीं है, लेकिन आप बोतल को बड़े आसानी से पिचका देते हो, वो कैसे कंप्रेसिबल होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या भाई कि कुछ सॉलिड्स ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता होगा, लेकिन कुछ सॉलिड्स आपको ऐसे भी देखने को मिले जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम देखने को मिला, जैसे कि प्लास्टिक्स, है ना। प्लास्टिक भी अलग अलग तरीके के होते हैं, पॉलीथीन हो गया, है तो वो भी सॉलिड ही सर, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी तो क्या कहते हैं रूम टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन वो तो कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है। वो कंप्रेसिबल है कि नहीं है सर? यस, इट इज़ कंप्रेसिबल, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या? पेपर आपके पास है, वो तो कंप्रेसिबल है, आप उसको सॉलिड कैसे बोल देंगे? आपने जो मेरे को अभी प्रॉपर्टीज़ जो बताई होंगी मैंने आपको, वो क्या थी भाई कि सॉलिड्स भाई रिजिड होते हैं, तो पेपर तो रिजिड नहीं होता। तो उसी के बिहाफ में हम लोगों ने अरेंजमेंट के बिहाफ पे जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड हमारे पास में दो तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात हमारे पास में है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोले, ठीक है ना। फिर एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे। पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, फिर बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड की। तो क्या लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड? द रेगुलर arrangement of constituent particles in 3D space, 3-dimensional space, ठीक है। The regular arrangement of constituent particle in 3-dimensional space is named as the कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। वो कैसे सर? जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल ले लिया, छोटा सा एग्जांपल उठाया मैंने, जैसे मेरे पास में लिखा हुआ है Na+Cl-, Na+Cl-, है ना। फिर से यहाँ पर Na+Cl-, तो देखो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है? रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है एक, ठीक है। फिर से यदि चलेंगे तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? फिर से Na+Cl-, एक बिल्कुल बेसिकल रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो जब रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं भैया? बोलो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसे मेरे पास में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उनको कुछ इस तरीके से रखा गया है, ठीक है। तो देखो एक बिल्कुल रेगुलर सा अरेंजमेंट दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये एक रेगुलर सा अरेंजमेंट जो है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, हाँ जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके पास में एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द सेंस एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। एक बात। दूसरी बात क्या कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास में एक सबसे अच्छी टेंडेंसी ये है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद आप उससे समझ भी जाएंगे। मेरे पास में सिर्फ वाटर है, यदि मैं वाटर को सॉलिडिफाई करूँ तो क्या बनेगा सर? सर आइस बन जाएगा। क्या मैं आइस से फिर से वाटर कन्वर्ट कर सकता हूँ? बोला हाँ सर। कितनी बार कर सकता हूँ? मन करे सर उतनी बार करो, ठीक है। लेकिन हाँ ये जरूर होगा, थोड़ा मोड़ा अमाउंट जो है वेपराइज भी होगा, ये बात सही है। लेकिन ऑलमोस्ट क्या देखने को मिलेगा कि लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, मतलब आइस टू वाटर, वाटर टू आइस, ये कन्वर्ट होता रहेगा। ये नंबर ऑफ टाइम हो सकता है ना। ऐसी अब मेरे पास में मान के चलिए कि मोल्टन आयरन है, ठीक है, या फिर मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ आयरन है। तो आयरन के केस में क्या देखने को मिलेगा अपन लोगों को कि हमारे पास सॉलिड आयरन था, उसको हम लोगों ने मेल्ट कर दिया, तो किसकी फॉर्म में चला गया? मोल्टन आयरन की फॉर्म में चला गया, और वो धीरे धीरे अपने आप ठंडा हो रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे अपने आप ठंडा हो रहा है। तो क्या देखने को मिलेगा? फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगा। और क्या देख रहे हैं हम लोग? और ये प्रोसेस कितनी बार कर सकते हैं सर? बार बार कर सकते हो। तो क्या समझ में आता है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो अपनी रेगुलरिटी मेंटेन रखते हैं। एक बात, उनका ऑर्डर बड़ा ही हाई होता है, दैट मीन्स दे आर द हाई रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। एक बात। दूसरी बात क्या? अपनी आइडेंटिटी लूज जल्दी नहीं करेगा, दैट मीन्स दे आर द ट्रू सॉलिड्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन लोग?
दे आर ट्रू सॉलिड्स, फटाफट लिखते हैं, ठीक है, लिखो, दे आर ट्रू सॉलिड्स, आर ट्रू सॉलिड्स, एक बात लिखोगे। दूसरी बात क्या लिखोगे, दे आर हैविंग हाई रेंज ऑर्डर या फिर हाई ऑर्डर, ठीक है, इनका ऑर्डर जो देखने को मिलेगा आपको बड़ा हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये बात तक तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आपके पास में आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, आप उसको मेल्ट कर दीजिए। मेल्ट करने के बाद में देखना वो धीरे धीरे, आप जब ठंडा होगा तो धीरे धीरे अपने आप उसी प्रोसेस में आ जाएगा, उसी फेज़ में आ जाएगा वो, ठीक है। तो यही एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बड़ा ही हाई देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं हम लोग भाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऊपर नीचे घटता बढ़ता रहेगा, वो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात होती रहेगी, लेकिन ये बात जरूर है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अमorphous सॉलिड के बनस्पत जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है कि आप लोगों ने एक बात पढ़ी होती जब आप 10th क्लास में थे, लस्ट्रसिटी। जब भी हम लोग किसी मेटल को काटते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक शाइनिंग सरफेस निकल के आता है, पढ़ा होगा आप सभी ने, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। आप जब भी क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखोगे तो उनके पास में एक शाइनिंग सरफेस होता है। जब आप उसको काटोगे, जैसे आप आयरन को काटते हैं तो एक शाइनी सरफेस निकल के आता है, ऐसी गोल्ड को आप जब घिसोगे तो एक शाइनी सरफेस निकल के आता है ना। तो इन सब के पास में क्या देखने को मिलेगा कि क्लीन क्लीवेज होता है, ऑन कटिंग दे गिव द क्लीन क्लीवेज, एक बढ़िया साफ सुथरा से क्लीन क्लीवेज देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक। एक बात और भी है, जितने भी आपके पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जितने भी आपके पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखने को मिलेंगे वो सभी के सभी कैसे मिलेंगे आपको, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। एनाइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ भैया, देखो आइसो मतलब क्या होता है, सेम, एनाइसोट्रोपिक मतलब तीन प्रॉपर्टीज हमारे पास में डिफरेंट होती है। कौन कौन सी, एक तो थर्मल कंडक्टिविटी, दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और तीसरा होता है हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तीनों ही प्रॉपर्टी जो होती है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती हैं। अब इस बात को कैसे समझा जाए, है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये तीनों ही प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होंगी। इस बात को समझने के लिए जो है हम लोग इसके फिर से अरेंजमेंट पे चले जाइए आप, तो अरेंजमेंट क्या देखने को मिलेगा आपको, एक रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट की वजह से ऐसा होता है। लेकिन यदि मैं इसको सीधा सा यदि इलेबोरेट करूं तो मैंने तीन एलिमेंट्स उठा लिए। देखो मेरे पास में एक एलिमेंट है सिल्वर, दूसरा एलिमेंट मेरे पास में बेटा कॉपर और तीसरा एलिमेंट मेरे पास में आयरन, ठीक है। ये तीन एलिमेंट्स हैं मेरे पास में। अब एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी हम लोग कैसे समझे, यदि मैं आपसे ये पूछूं विच एलिमेंट इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मैं आपसे पूछूं इन तीनों एलिमेंटों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, तो आप कहोगे कि सर हाँ ये बात तो पक्की रही कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा। दैट मीन्स इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, है ना, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। एक बात, दूसरी बात क्या देखने को मिलेगी कि आपके पास वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन मिलेगा यहाँ पर भैया आपको, सर सिल्वर। इन तीनों से सबसे अच्छा कंडक्टर देखने को मिलेगा। दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे अच्छी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिल्वर की बहुत अच्छी, और इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसका सबसे अच्छा हो जाएगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई बाई साइन आर, है ना। तो सबसे अच्छा किसका हो जाएगा सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सबसे अच्छा किसका हो गया सर, कॉपर का हो गया, ऐसा बोल सकते हैं अपन लोग, ठीक। अच्छा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, समझ लेना वो भी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा झोल है, ये भी बोल रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, तो एक बात क्या समझ में आती है भाई, हर एलिमेंट की थर्मल कंडक्टिविटी एक जैसी नहीं हो सकती, ऐसे ही हर एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक जैसी नहीं हो सकती। तो वही बात यहाँ पर है, एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। इट मीन्स ऑल द एलिमेंट डू नॉट हैव द सेम दीज थ्री थिंग्स, इलेक्ट्रिकल, थर्मल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबके पास में सेम नहीं होगा, सभी एलिमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सभी बातें आपको किसके बारे में पढ़नी थी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़नी थी। आई होप ये बातें सब आपको समझ में आई होंगी। हाई रेंज ऑर्डर होता है इनका, हाई ऑर्डर होता है, हाई रेंज ऑर्डर इन द सेंस, ठीक है। ट्रू सॉलिड्स होते हैं, क्यों होते हैं, अपनी आइडेंटिटी जल्दी लूज नहीं करेगा, और रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट होता है इनके पास में, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से होंगे,
तो आप मेरे को 4-5 एग्जाम्पल गिनवा सकते हो बड़े आराम से। सर 5-7 एग्जाम्पल तो हम लोग बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ये लिखे हैं तो यही सर क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, दैट मीन्स मेटल आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब आइए थोड़ा सा समझते हैं कि कौन कौन से सॉलिड्स जो है हमारे पास में क्रिस्टलाइन है और कौन एमॉर्फस है। चलो, तो बस एक बात अपने दिमाग में बैठा लो आज, ठीक है। एक बात जो है अपने दिमाग में डाल लीजिए अभी कि पीरियोडिक टेबल यदि आप लोगों ने देखी है, पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, कंडीशन एक है, ऑल द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल विच आर इन द सॉलिड फॉर्म आर क्रिस्टलाइन। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ गए होंगे। जितने मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर में कंडीशन क्या है कि सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, वो सभी के सभी जो है अपने आप में क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वट एवर इट इज़ कार्बन, वट एवर इट इज़ सल्फर, ठीक है, फॉस्फोरस, सभी क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल तो होता ही है सर क्रिस्टलाइन फॉर्म में। और देखो जितने भी साल्ट्स हैं आपके पास में, जितने भी साल्ट्स होते हैं, चाहे वो कार्बोनेट साल्ट हो, बाइकार्बोनेट साल्ट हो, सल्फेट साल्ट हो, बाइसल्फेट साल्ट हो, मेटल का जितने भी साल्ट्स होते हैं बेसिकली आपके पास में सब के सब क्रिस्टलाइन होते हैं। तो आई थिंक इस बात को यदि दिमाग में आपने डाल लिया है तो इसके बाद आपके पास में एग्जाम्पल्स की कमी नहीं होगी, है ना, ठीक। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम लोग सॉलिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लस उसका पता लग सकता है ये क्रिस्टलाइन है या फिर एमॉर्फस है, ठीक है। मतलब साल्ट्स जो होते हैं वो आयनिक सॉलिड होते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड क्या है भैया, साल्ट है एक तरीके का, और साल्ट क्या है अपने आप में, मैंने अभी बोला सर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। आइए अब बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स की। तो एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर में क्या देखने को मिलेगा सर, छोटू सी बात है यहाँ पर कि जितने भी एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो क्या देखने को मिलेगा, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब कि रेगुलर अरेंजमेंट नहीं दिखाई देने वाला, डिसऑर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कहीं से कहीं ऑर्डर बैठा हुआ है, बस अरेंज कर दिया आप लोगों ने। जैसे देखो मैंने क्या बनाया था यहाँ पर Na+Cl- Na+Cl- ऐसा बनाया था ना भाई, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर ही नहीं दिखेगा आपको, मैंने जो ऐसे करके बनाया था, ठीक, यदि आपको याद हो थोड़ी देर पहले, ठीक, तो यहाँ पर कोई ऑर्डर ही नहीं दिखने वाला आपको। जब रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट ही नहीं है, कुछ का कुछ दिख जाएगा। जैसे Cl यहाँ पर आ गया, फिर से यहाँ पर Na आ गया, ठीक है, यहाँ पर फिर से Cl हो जा रहा है, तो कोई ऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा इनके अंदर में, इरेगुलरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ऑर्डर नहीं होता, साफ सीधी सी बात है। इस वजह से क्या देखने को मिलेगा, जब ऑर्डर अच्छे से अरेंज नहीं है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम देखने को मिलेगा, ठीक है। पहली बात क्या, ऑर्डर सही नहीं होता इनके पास में। दूसरी बात क्या देखने को मिलेगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अच्छा नहीं होता, ठीक है। तीसरी बात क्या देखने को मिलेगी बेटा आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर में, सॉरी एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर में शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में प्लास्टिक है, कोई भी प्लास्टिक या पेज, आप उसको डिकम्पोज कर दीजिए, उसको जला दीजिए, क्या फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगा? तो कहोगे सर नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जितने भी आपके पास में एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो अपनी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं रख सकते, दे डू नॉट मेंटेन इट्स रेगुलरिटी। जैसे पेपर हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, वुडन हो गया, तो ये अपनी रेगुलरिटी कहाँ से मेंटेन कर लेगा? लकड़ी जो है, हाँ वो रिजिड है माना, लेकिन वो एमॉर्फस भी है, ठीक है। अच्छा, वो रेगुलरिटी अपनी मेंटेन नहीं करती, दैट मीन्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड, ठीक है। अच्छा, इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जितने भी हमारे पास में एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो कैसे दिखाई देंगे आपको, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, या फिर सूडो सॉलिड्स। क्या बोला भाई मैंने, सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड्स, ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या हुआ सर, दो सॉलिड विच हैव द टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड, दो सॉलिड विच हैव द टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड आर नेम्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड्स। सर ये बात क्या समझाई आपने, सीधी सी बात है बेटा, वैक्स पकड़ लो, मोमबत्ती, ठीक है। अब जब वो जलती है तो लिक्विड की तरफ फ्लो करना जानती है, वो लिक्विड की तरफ फ्लो करती है, दैट मीन्स द सब्सटेंस विच हैव द टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड इज नेम्ड एज द शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड एज वेल एज इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड। वैक्स के अंदर में ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है ना, मतलब हाँ सर बिल्कुल देखने को मिलती है। ऐसे ही ग्लास जो होता है हमारे पास में, आपके घर में कहीं ना कहीं पर ग्लास लगा होगा विंडोज़ पे, ठीक है। हाँ, ये वो वाली विंडो नहीं है, विंडो 10XP सर, ये विंडो कौन सी है, खिड़की वाली विंडो है। आ जाओ इधर, तो देखो विंडो हमारे पास में है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कोई ग्लास लगा हुआ है। अब देखो होता क्या है कि ग्लास अपने आप में जो है एक कैसा सॉलिड है भैया, एमॉर्फस सॉलिड है और साथ साथ में सुपर कूल्ड लिक्विड भी है, सूडो सॉलिड दैट मीन्स। तो हमारे पास में ग्लास जो होगा क्या देखने को मिलता है कि भाई जब हम लोगों ने ग्लास लगाया, ठीक है, कुछ दिनों के बाद में या फिर कुछ सालों के बाद में क्या देखने को, वो अपने आप टूट जाता है।
अब होता क्या है समझते हैं इस बात को। देखो डे टेम्परेचर अलग होता है, नाइट टेम्परेचर अलग होता है। जब ग्लास के ऊपर में सन रेज पड़ेंगी मतलब दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, ग्लास का जो अपर वाला पोर्शन जो होता है धीरे धीरे क्या कहते हैं मेल्ट होके जो सीधा सीधा कहाँ पर आ जाएगा, धीरे धीरे मेल्ट होता है, ठीक है। वो धीरे धीरे आपका क्या कहते हैं फ्लो करेगा कहाँ पर, नीचे की तरफ आ जाएगा। इस वजह से क्या होगा आपके पास में कि नीचे वाला पोर्शन जो था आपके पास में वो कैसा हो जाएगा, मिल्की मिल्की सा हो जाएगा, लेकिन अपर पोर्शन जो था आपका ग्लास का वो बिल्कुल फाइन एकदम पतला सा हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा वो ग्लास अपने आप टूट जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एलिंगिंग ऑफ ग्लास। दिस इज नेम्ड एज द एलिंगिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। एक बात, लेकिन इस प्रोसीजर को होने में बहुत बड़ा टाइम लगता है, 8 से 10 साल 15 साल का टाइम लगता है भैया, देखो, ठीक है। तो बहुत स्लो प्रोसेस है, डिफ्यूज़ होता है ग्लास धीरे धीरे करके। दैट मीन्स मैंने जो आपको बोला मेल्ट करके नीचे आएगा, वो डिफ्यूज़ होके आ रहा है इन द सेंस, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन होते 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 क्या होगा कि आपका ग्लास जो है एकदम ग्रेविटी की वजह से नीचे आके बिल्कुल मिल्की मिल्की सा हो जाएगा और ऊपर से एकदम पतला सा हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज द एलिंगिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। अच्छा, इस वजह से एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी कि ग्लास जो होते हैं, इससे हमें पता लगा कि सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं और सूडो सॉलिड्स होते हैं। ये बात शायद आपको समझ में आई हो। अच्छा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा जी, जितने भी आपके पास में एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, एक रफ सरफेस निकल के आता है। आप पेपर को फाड़ दो, लकड़ी को काट दो, रफ सरफेस देगा, क्लीन सरफेस नहीं देता ये, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह। ओके, उसके बाद में हमारे पास में ये क्या देखने को मिलेगा, आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। अब आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब भाई, अब वो तीनों प्रॉपर्टी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी, कौन कौन सी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीनों ही हर डायरेक्शन में सेम दिखाई देने को मिलेंगे। मतलब कि जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं सभी इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एज वेल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उनका कम होता ही है, ठीक है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारे पास में एमोर्फस सॉलिड्स की हैं, ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मैंने आपको अभी रिसेंटली बताई। एक चीज़ और है, हाउ टू कन्वर्ट, एक क्वेश्चन आता है आपके पास में कई बार, हाउ टू कन्वर्ट द क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू द एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अब हमें किस में कन्वर्ट करना है भैया, एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट करना है। बोला सर हो जाएगा, सर बिल्कुल हो जाएगा। मैंने क्या बोला, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और यहाँ पर क्या था, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसका रेगुलर अरेंजमेंट जो है उसको इरेगुलरिटी में लेके आ जाओ। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास लोहा है मान लीजिए, उस लोहे को हम लोगों ने क्या किया, पहले अच्छे से भैया उसको गर्म कर लिया और एकदम से उसको रैपिडली ठंडा करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट हीटेड, ठीक है, अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड देन रैपिडली कूल्ड, ठीक है। तो क्या होगा कि डिसऑर्डर आ जाता है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा लोहार जो होता है वो इसी तरीके से कई बार काम करता है। जैसे ही वो क्या कहते हैं, लोहे को पहले पूरा लाल कर देगा, फिर उसको पानी में डुबो देता है वो, तो उससे क्या होता है कि डिसऑर्डर आता है सॉलिड के ऊपर में, ठीक है। तो इसी तरीके से दैट मीन्स कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट हीटेड अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट देन रैपिडली कूल्ड। तो इस प्रोसीजर से हम लोग क्या कर पाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो क्या अब ये जवाब मिल सकता है सर, एमोर्फस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो भैया मैंने क्या बोला है, देखो एलिंगिंग ऑफ ग्लास, मैं एक बात आपके पास में छोड़े चला जा रहा हूँ। तो एलिंगिंग ऑफ ग्लास से आपको एक छोटा सा आइडिया निकालना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, एक बात। दूसरी बात क्या कोयला किस तरीके से बना है हम सबको पता है, कोयला पेट्रोलियम, ठीक है, चलो पेट्रोलियम तो लिक्विड हो गया, कोयला कैसे बना हम सबको पता है, ठीक है। इन सब के पीछे जो है एक वैल्यूबल रीज़न है, वैल्यूबल कहानी सुनाई गई है आप लोगों को जो लोअर क्लासेस थी आपकी, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से मेरे को बताएंगे, ठीक है। आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर में बात करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।